स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत लेसन 3 जिसका नाम है जल संसाधन, इस पर आज हम जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पर चर्चा करेंगे। जल संसाधन और इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु यानी नोट्स, और इसके अलावा जो इस लेसन से संबंधित बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसी में है, वो आपको इसी में कराए जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान और छोटा सा लेसन है जिसको मैंने आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में करके समझाया कि जिससे आपको जो लेसन आपकी बुक में है उसको समझने में और आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 3 जल संसाधन वाटर रिसोर्स। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया है प्राचीन भारत में जलीय कृतियाँ। जलीय कृतियाँ तात्पर्य है कि प्राचीन भारत में जल को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते थे। तो जैसा पहला बिंदु है, इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवीरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। देखिए जो गंगा नदी है इसमें जब भी वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के पानी को सुरक्षित रखने के लिए क्या बनाया गया था, एक सिस्टम बनाया गया था जल संग्रहण तंत्र, जिससे कि बाढ़ के बाद वो जो पानी इकट्ठा किया जाता था उसका उपयोग किया जा सके। दूसरा है बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यानी ऐतिहासिक जो पुराने प्राचीन काल में भी चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के जो शासक थे इनके समय में भी बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया था। उस समय भी सिंचाई के लिए और ये वर्षा जल के सुरक्षित रखने के लिए और जल संग्रहण के लिए ये उपाय किए जाते थे बच्चों। और इसके अलावा जो तीसरा बिंदु दिया गया है, कलिंग, नागार्जुनकोटा, बेनूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र की व्यवस्था थी। कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल जो लेक है इसके भी व्यवस्था थी, और ये भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इससे आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखें, सुने और इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लें कि प्राचीन काल में कौन कौन सी जलीय कृतियाँ थी और क्या व्यवस्था थी जल को सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद है इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिरी फोर्ट, कौन सा स्थान, सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। ये हौज खास था, इसमें क्या था, जल की सप्लाई होती थी और जल को सुरक्षित रखा जाता था। उसके बाद है, अब आइए देखते हैं बांध। बांध किसे कहते हैं, तो बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा जो आमतौर पर जलाशय और झील अथवा जल भरण बनाती है। बाढ़ का जो बांध बनाया जाता है उसको बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो पानी जो बह रहा है उसको रोकने की व्यवस्था हो जाए उस बांध को बनाने से, और उसकी दिशा को एक मार्ग दिया जाए जिससे कि वो एक निश्चित दिशा में बह सके। बहाव उसका कम हो, यानी जो फालतू जल इधर उधर वेस्ट होता है उसके बहाव को कम किया जाए, उसकी स्पीड को कम किया जाए, जल को संरक्षित किया जा सके। और झील अथवा जल भरण बनाती है ये बांध के द्वारा। उसके बाद बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। जो जैसे हम देखते बांध कितने प्रकार के हैं, तो बांधों के जो प्रकार हैं उनको विभाजन करने का जो आधार है वो है, एक तो उनकी संरचना कैसी है, फिर उनका बनाने का उद्देश्य क्या है और ऊंचाई। ये तीन है बांधों के प्रकार को वर्गीकरण के आधार, यानी संरचना के आधार पर बांध कितने प्रकार के हुए और उद्देश्य क्या है, ऊंचाई के अनुसार जो बांध है, इस प्रकार से बांधों का वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद है संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध में विभाजन किया जाता है। और देखिए इसके अलावा क्या बता रहे हैं, जो बांधों का वर्गीकरण है उनकी संरचना भी देखी जाती है कि उनको बनाने में किस पदार्थ, किस मटेरियल का उपयोग किया गया, उनके आधार पर भी बांधों का विभाजन किया जाता है। जैसे अगर लकड़ी का प्रयोग किया गया बांध को बनाने में तो वो क्या कहलाएगा, लकड़ी का बांध। तटबंध, नदी के किनारे जो बांध बनाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, तटबंध बांध। या पक्का बांध, यानी जो पक्के मटेरियल से बनाया जाता है, सीमेंट, ईंट, इस तरह से मसाला लेकर के, बजरी वगैरह, इससे जो बनाए गए बांध है वो क्या कहलाएंगे, पक्का बांध हो गया।
उसके अलावा ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, माध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये था बांध और उनके प्रकार। और उसके बाद आपके लेसन में है वर्षा जल संग्रहण, यानी वर्षा का जो पानी होता है वो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं नालियों में बह करके और ये वेस्ट होता रहता है, उस समय भी बह जाता है, लेकिन बाद में वही पानी, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि हमें बाद में उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये जो वर्षा का पानी है इसको हम कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखें, इसके लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं। जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएँ बनाई। यह गुल और कुल, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, गुल क्या है या कुल क्या है, या फिर यह किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो हैं गुल और या कुल नाम की जो वाहिकाएं बनाई जाती हैं, इसमें वर्षा के जल को सुरक्षित रखा जाता है। ये एक विधि है वहाँ की। दूसरा है गुल या कुल में नदी की धारा का रास्ता बदल दिया जाता था और छत वर्षा जल संग्रहण भी करते थे। इसमें दो बिंदु हैं, देखिए गुल या कुल में क्या होता था, नदी की जो मुख्य धारा थी उसका रास्ता बदल दिया जाता था इस प्रकार से। दूसरा है कि वर्षा का जल जो है छत के ऊपर इकट्ठा कर लेते थे, एक ये भी व्यवस्था थी। और बाढ़ जल वाहिकाएं बनाना, गड्ढे बनाना। उसके अलावा राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादीन और जोहड़ बनाना, इसमें वर्षा जल इकट्ठा किया जाता था जोहड़ में और खादीन में। और टाँका या भूमिगत टैंक, यानी अंडरग्राउंड जो टैंक बनाए जाते थे, इसमें भी पीने के पानी को इकट्ठा किया जाता था। बीकानेर और फलोदी और बाड़मेर में भी ये व्यवस्था थी। आकार एक कमरे जितना होता था, ये जो टैंक था, भूमिगत टैंक जो होता था पानी पीने का, इसकी जो व्यवस्था थी इसका आकार कैसा होता था, एक कमरे के जैसा। जितना बड़ा एक नॉर्मल साइज से कमरा होता है उतना बड़ा इस टैंक का आकार होता था। और छत का पानी पीने के लिए भी संग्रहित किया जाता है। वर्षा और उसे रिफाइन करके शुद्ध करके जो है वो पानी यूज में आता है। वर्षा का पहला जल, यानी जब पहली बारिश होती है तो उसका जल छत और नलों को साफ करने में उपयोग होता है। वर्षा जल को पॉलर पानी कहना, वर्षा का जो जल होता है उससे क्या कहा जाता है, पॉलर पानी। इसके अलावा टाँकों के साथ भूमिगत कमरे गर्मी से राहत देते थे। टाँकों के साथ जो होते थे, छत के ऊपर जो पानी भरा जाता था, और भूमिगत जो कमरे होते थे, अंडरग्राउंड जो बेसमेंट जो बनवा लेते थे, उससे क्या होता था, ये गर्मी से राहत देते थे, उनमें ठंडक बनी रहती थी और इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता था। इसके अलावा कुछ घरों में टाँका आज भी मौजूद है क्योंकि नल के पानी को उन्हें स्वाद पसंद नहीं। गंडायूर गांव में वर्षा जल का संग्रहण आज भी होता है। ठीक है, तो ये था जल को संग्रहण, वर्षा के जल को संग्रहण करने के उपाय और कहाँ किन क्षेत्रों में कैसा होता है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी। और इसके बाद अब इस लेसन के जो मुख्य क्वेश्चन है इनके बारे में भी आपको बता दें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में बनी जलीय कृतियों का विवरण दे, जो आपने अभी ऊपर बिंदु देखा, मैंने बताया था। दूसरा है बांध किसे कहते हैं, बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। फिर है वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके बताओ। कुल या गुल भारत के किस हिस्से में प्रचलित थे। राजस्थान में कौन से विभिन्न तरीकों से वर्षा जल संग्रहण होता है। टाँका क्या है, ये कहाँ और क्यों बनाए जाते थे। वर्षा का पहला जल क्यों एकत्रित नहीं किया जाता था। टाँके के साथ भूमिगत कमरे क्यों बनाए जाते थे। ये इस लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अब इन सभी 8 जो क्वेश्चन हैं इनके बारी बारी से आपको इस आंसर भी बताए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया, प्राचीन भारत में जलीय कृतियों का विवरण दीजिए। तो जलीय कृतियाँ जैसा कि आपने महत्वपूर्ण नोट्स में पहले ऊपर मैंने बता दिए, वही सारे बिंदु हैं। जलीय कृतियाँ इस प्रकार से थे। इलाहाबाद के नज़दीक श्रीगविरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित करने के लिए जल संग्रहण केंद्र तंत्र बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण किया गया।
बच्चों ये सभी बिंदु आपको याद करने हैं प्राचीन भारत की कृतियों के रूप में। फिर कलिंग, नागार्जुन, कोडा, बेन्नूर और कोल्हापुर में सिंचाई तंत्र की व्यवस्था थी। कृत्रिम झील भोपाल झील 11वीं सदी में बनाई गई और इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिटी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बांध किसे कहते हैं, बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो बांध क्या है, बांध एक अवरोध है यानी एक बाधा है या बैरियर कह लीजिए, जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से तो रुकती ही है, जमा किए गए जल सिंचाई, जल विद्युत, पेयजल आपूर्ति, नौवहन आदि में भी सहायक होती है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर किया जाता है। बांधों को लकड़ी के बांध, पक्का बांध, तटबंध बांध के वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको दिया गया है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न तरीके बताओ। वर्षा जल जो बारिश का पानी होता है, इसको सुरक्षित और संरक्षित करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो शहरों में भी देखिए क्या क्या विधियां इसको अपनाई जा सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल को संचित करने के लिए बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल का संचयन वाटरशेड को एक इकाई के रूप में लेकर करते हैं। आमतौर पर सतही फैलाव तकनीक अपनाई जाती है। ठीक है, सतही फैलाव यानी पानी का जब फ्लो बह रहा है उस फ्लो को कैसे हम उसको पानी के फ्लो को किस प्रकार से सुरक्षित बचा के रखें जो कि भविष्य में काम आ सके आफ्टर बारिश के बाद भी, जिससे कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी मेंटेन रहे। तो ये एक तकनीक अपनाई जाती है जिसमें हमारा जल सुरक्षित रहता है, क्योंकि ऐसी प्रणाली के लिए जगह प्रचुरता में उपलब्ध होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जगह की कमी नहीं होती और वहाँ पर यही विधि यानी सतही फैलाव तकनीक अपनाई जाती है तथा पुनर्भरित जल की मात्रा भी एकत्रित होती है। जो दोबारा पानी भरता है वह भी इकट्ठा होता रहता है। ढलान, नदियों व नालों के माध्यम से व्यर्थ जा रहे जल को बचाने के लिए, जो ढलान में है, जो स्लोप एरिया है वहाँ जहाँ पर, या फिर नदियों और नालों के माध्यम से जो वेस्ट जाता है पानी, उसको बचाने के लिए इन तकनीकों को अपनाया जाता है। कौन सी तकनीक? ये जो है सतही फैलाव तकनीक। उसके अलावा गली प्लेग, परिरेखा बांध, कंटूर बंध और गेबियन संरचना, परिश्रवण टैंक या परकोलेशन टैंक और चेक बांध, सीमेंट प्लग, नाला बंद पुनर्भरण और शाफ्ट कूप डग वैल पुनर्भरण और भूमि जल बांध, उपसतही डाइक आदि ग्रामीण क्षेत्रों में छत से प्राप्त वर्षा जल से उत्पन्न अपवाह संचित करने के लिए भी बहुत सी संरचनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में इमारतों की छतों, पक्के व कच्चे क्षेत्रों से प्राप्त वर्षा जल व्यर्थ चला जाता है और यह जल भर्तों में पुनर्भरित किया जा सकता है। यानी जल के जो भरने वाले जो स्थान हैं, जो गड्ढे हैं या जो टैंक हैं, इनमें इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। वह ज़रूरत के समय लाभकारी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन की प्रणाली को इस तरीके से अभिकल्पित किया जाना चाहिए कि इसका संचयन, ये जो इकट्ठा किया जाता है पानी, ये पुनर्भरण प्रणाली के लिए ज़्यादा जगह न घेरे। शहरी क्षेत्रों में छत से प्राप्त वर्षा जल का भंडारण करने की कुछ तकनीकें इस प्रकार से हैं। पुनर्भरण पिंट या गड्ढा, पुनर्भरण खाई, नलकूप और पुनर्भरण कूप। इस प्रकार से ये था जल संग्रहण के तरीके। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि कुल या गुल भारत के किस हिस्से में प्रचलित थे। ठीक है, तो किस हिस्से में प्रचलित है बच्चों? इसका जो आंसर है कुल या गुल भारत के पश्चिमी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में प्रचलित थे, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ये व्यवस्था प्रचलित थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान में कौन से विभिन्न तरीकों से वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है। राजस्थान जो राज्य है वहाँ पर पानी को इकट्ठा या सुरक्षित संरक्षित रखने के क्या क्या उपाय किए जाते हैं। राजस्थान एक बहुत बड़ा मरुस्थलीय भाग है जहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पानी का अभाव सदा बना रहता है। यह एक समस्या है यहाँ पर। तो इस तथ्य को सामने रखते हुए वहाँ के विभिन्न शासकों ने एक प्रकार की राशियों का निर्माण कर, राशियाँ माने होता है जो एक प्रकार की राशियों होता है, छोटे छोटे गड्ढे तालाबों का निर्माण करके इस समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया। आज भी बहुत से जलाशय हमें राजस्थान के विभिन्न भागों में देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में कुछ मानव निर्मित झीलें और सरोवर इस प्रकार हैं कि ज्ञानदत्त के परमार राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल ताल उदयपुर में, पिछोला और उदय सागर जैसलमेर में, गढ़सी सर अजमेर में अनासागर, जयपुर के निकट जयगढ़ का किला जल संग्रहण तथा और अभियांत्रिकी का उत्तम नमूना प्रस्तुत करता है। यह प्रयत्न समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए राजस्थान में अनेक बावलियों, यानी जो बावलियाँ होता है, बावलियाँ जानते हैं, छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करके इनमें पानी को इकट्ठा किया जाता है जिससे कि यह भविष्य में काम आ सके, जिसमें कि खेतों की सिंचाई है, पशुओं के पीने के लिए, इस तरह से बहुत उपयोग में आ जाता है। और अनेक बावलियाँ आज भी राजस्थान के अनेक नगरों व कस्बों में देखे जा सकते हैं। इनमें कुछ बावनी हैं जो अनेक मंजिलों वाले हैं। उनके भीतरी भाग अनेक मूर्तियों तथा अन्य अलंकारों से सुसज्जित किए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह है टाँका क्या है, ये कहाँ और क्यों बनाए जाते थे। टाँका किसे कहते हैं ये जानते हैं। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क का मतलब है जहाँ पर थोड़ी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ी अधिक वर्षा होती है, और शुष्क जहाँ पर बिल्कुल कम बारिश होती है। विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिका टैंक का निर्माण कराया जाता था। इन्हीं टंकियों को टाँका कहते थे। ठीक है, भूमिका टैंक यानी अंडरग्राउंड टैंक का निर्माण होता था और उन्हें में पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था थी, और यह व्यवस्था क्या कहलाती थी राजस्थान में, टाँका। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, वर्षा का पहला जल क्यों नहीं एकत्रित किया जाता, पहली बारिश का पानी क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता। तो इसका आंसर है वर्षा का पहला जल छतों और नालियों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको संग्रहित नहीं किया जाता। और हमारा 8वां क्वेश्चन और अंतिम है ये, टाँके के साथ भूमिगत कमरे क्यों बनाए जाते थे। टाँके के साथ, टाँका आपको पता लग गया क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में था। तो इसके साथ जो भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे। तो इसका आंसर है टाँके के साथ भूमिगत कमरे बनाए जाते थे क्योंकि जल का स्रोत इन कमरों को ठंडा रखता था। ठीक है, तो बच्चों यह था लेसन 3 और इस लेसन 3 के महत्वपूर्ण बिंदु, जिससे कि आपको लेसन समझने में आसानी रहेगी, आप हर बिंदु को आसानी से समझ सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा है आपने इस सभी बिंदुओं को अच्छे से समझ लिया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, जिससे कि अगले लेसन की जो भी वीडियो बने आपके पास उसका नोटिस तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।